हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स शुरू करने जा रहे हैं। सेट्स बोर्ड्स और जेई मेंस के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जेई एडवांस के लिए भी सेट्स के जो बेसिक नोटेशंस हैं वो आगे हमें चैप्टर्स में यूज़ आएंगे, जैसे परम्यूटेशंस में और प्रोबेबिलिटी में। तो इसलिए हमें सेट्स अच्छे से सीखना है। तो सेट्स, a set is a well-defined collection of distinct objects. Set is a well-defined collection of distinct objects. तो इसमें ये जो वर्ड है well-defined, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो सेट जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जिसमें हर ऑब्जेक्ट जो है वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का यहाँ पे क्या मतलब है? वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ रूल with the help of which it is possible to tell whether a given object belongs or does not belong to the given collection। यानी कोई भी सेट अगर है तो मैं किसी रूल के बेसिस पे हमेशा बता पाऊंगा कि कोई भी एलिमेंट उसके अंदर लाई करता है या नहीं है। तो एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया जो है एक सेट है। रिवर्स ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं। सपोज मैं कोई एग्जांपल चूज़ करता हूँ जैसे गंगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या गंगा रिवर्स ऑफ इंडिया सेट का मेंबर है या नहीं है, तो मैं डेफिनेटली बता पाऊंगा कि हाँ, गंगा इज़ अ पार्ट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो इंडिया में ही फ्लो करती है, इसलिए इंडिया की रिवर है, इसलिए रिवर्स ऑफ इंडिया के सेट में लाई करेगी। तो मेरे पास रूल है कि जो भी इंडियन रिवर्स होंगी वो इस सेट में लाई करेंगी। ऐसे ही देखो, जो सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो आप लोग सब अपनी अपनी क्लास इमेजिन करो, उसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सपोज मुझे सेट बनाना है। तो सपोज मान लो कि आपको 3 टीचर्स पढ़ाते हैं, एक फिज़िक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स। और सपोज मैं फिज़िक्स वाले टीचर से पूछता हूँ कि आपको 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास बताने हैं। 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास बताने हैं और सपोज वो कोई 2 लोगों का नाम ले देता है, ए और बी का नाम उन्होंने ले दिया। ऐसी सपोज मैंने केमिस्ट्री टीचर से पूछा कि आपको 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का नाम बताना है। सपोज उन्होंने एक तो बी का नाम लिया और दूसरे सी का नाम ले दिया। ऐसे मैथ्स वाले टीचर ने सपोज किसी और का नाम ले दिया। तो जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो बड़ा ही सब्जेक्टिव है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, इसलिए मैं बता नहीं सकता कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन इंटेलिजेंट नहीं है। हर किसी के लिए कोई दूसरा इंटेलिजेंट हो सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है ये जो है एक सेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंट की वो वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सपोज मुझे चेक करना है, मुझे सेट बनाना है 2 बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया। 2 बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है एक सेट होगा या नहीं होगा। 2 बेस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया। सपोज़ मैं अपने लिए ही सोचूं तो मैं सपोज़ कोई भी 2 ऑथर्स का नाम ले दूंगा जो मुझे बेस्ट राइटर्स लगते हैं। ऐसे किसी दूसरे इंडिविजुअल से पूछा जाए कि हाँ उन्हें कौन 2 बेस्ट राइटर्स लगते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें कोई 2 अलग ऑथर्स बेस्ट राइटर्स लगते हों। तो हर किसी के लिए ये जो बेस्ट राइटर है ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये जो बेस्ट वर्ड है इसे सब्जेक्टिव बना देता है, तो ये जो है एक सेट नहीं होगा। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करेंगे जिससे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कौन सा कलेक्शन सेट होता है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं होता। उससे पहले ये जो 2 नोट लिखे हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नोटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट को कैसे डिनोट किया जाता है? तो सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो सेट का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा। और करली ब्रेसेस एंड द एंट्रीज विद इन द ब्रैकेट्स आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ था रिवर्स ऑफ इंडिया वो एक सेट है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ इंडिया। मैंने इस तरीके से लिख दिया।
तो मैं ए करके इसे रेफ़र कर सकता हूँ, कैपिटल ए करके, किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को डिनोट कर सकते हैं। और जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो जनरली क्या होता है, ऐसे करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। ऐसे करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसके एलिमेंट्स लिख सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर का क्या मतलब होता है, किसी भी सेट में कितने मेंबर्स हैं, सीधा मैं वो बताना है किसी भी सेट में कितने मेंबर्स हैं। सपोज इंडिया में 50 रिवर्स है, तो रिवर्स ऑफ इंडिया सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 50 एलिमेंट्स। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। अगर किसी सेट का नाम अगर कैपिटल एक्स है और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो x1 x2 x3 हैं, तो उसके कार्डिनल नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, n ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो इसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कोई बुक्स में इसको ऑर्डर ऑफ सेट भी बोल दिया जाता है। तो ऑर्डर या कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उतना ही उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चंस हैं, इनसे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी जो कलेक्शन हमें दिया हुआ है वो सेट है या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का ही है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। हमें वो मंथ्स चाहिए जिनका नाम जे से शुरू हो रहा है। तो मैं डेफिनेटली अगर मैं किसी से भी पूछूं कि ऐसे कौन कौन से मंथ्स होते हैं जो जे से शुरू होते हैं, तो वो बता देंगे। जनवरी होता है हमारे पास, फिर जून होता है, जुलाई होता है। ये 3 जो हैं मंथ्स होते हैं जो जे से शुरू होते हैं। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया, जनवरी, जून, जुलाई, और ऐसे इन्हें कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया तो ये सेट बन गए। तो ये सेट बन गया। अब मैं किसी भी इंडिविजुअल से पूछूं तो वो मुझे बता सकता है कि कोई भी एलिमेंट इस सेट का पार्ट होगा या नहीं होगा। जैसे मैं पूछूं कि नवंबर जो है इस सेट में लाई करेगा या नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जे से शुरू नहीं होता। तो हम लोग बहुत डिटेल में ये चीज़ पता कर सकते हैं कि कोई भी मेंबर इस सेट में लाई करेगा या नहीं करेगा। हर एलिमेंट इस सेट का वेल डिफाइंड है, इसलिए ये जो कलेक्शन है एक सेट होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हमने ये डिस्कस किया था, ये जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड लिखा हुआ है ये सब्जेक्टिव है। हर किसी के लिए कोई अलग मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है। मेरे लिए सपोज मैं चेतन भगत का एग्जाम्पल लूँ तो मेरे लिए ऐसा हो सकता है कि वो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में लाई करें, और किसी दूसरे के लिए हो सकता है वो मोस्ट टैलेंटेड ना हो। तो ये जो कलेक्शन है सेट नहीं होगा। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। तो ये सेट में जो वर्ड लगा हुआ है बेस्ट, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, बेस्ट। तो सपोज मैं किसी का भी एग्जांपल लूँ, सपोज मैं विराट कोहली की बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरे लिए वो इस सेट में ज़रूर आएंगे। बट कोई ऐसा हो सकता है कि वो विराट कोहली का फ़ैन ना हो, उसे वो अच्छा ना लगता हो, और अगर वो अपनी बेस्ट बैट्समैन की टीम बनाए तो उसमें ऐसा हो सकता है वो विराट कोहली को ना ले। तो हर किसी के लिए ये जो सेट है डिफरेंट हो सकता है। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये जो कलेक्शन है ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन अ क्लास। तो आप सब लोग अपनी अपनी क्लास को इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सारे बॉयज़ की लिस्ट बना के दे दो, तो ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हो। किसी से भी मैं पूछूं, किसी भी XYZ इंडिविजुअल से पूछूं कि इस क्लास के बॉयज़ की मुझे लिस्ट दे दो, तो वो देख के बता सकता है कि हाँ ये लिस्ट है। और सपोज़ कोई रैंडमली मैंने पूछा कि क्या बॉय एक्स इस सेट में लाई करता है या नहीं करता, तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि वो लाई करता है या नहीं करता। तो सारे जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल वेल डिफाइंड है, ये कलेक्शन एकदम वेल डिफाइंड है, इसलिए ये एक सेट होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो पहले तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 इस तरीके से, और हमें बनाना है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100।
तो कोई भी लिख सकता है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, इस तरीके से लिख देगा 1 2 3 से लेके ऐसे इंटीजर्स आ जाएंगे 99 तक। अब मेरे से पूछा जाए कि इस 150 एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 150 सेट में लाई करेगा या नहीं करेगा, तो मैं बता सकता हूँ, मुझे पता है लेस देन 100 चाहिए तो 150 नहीं होगा। कोई मुझसे पूछता है सपोज 50 इस सेट का पार्ट होगा या नहीं होगा, तो मुझे पता है 50 एक नेचुरल नंबर है और वो लेस देन 100 है, तो इस सेट में वो ज़रूर लाई करेगा। तो हर एक एलिमेंट जो है वेल डिफाइंड है, एक फिक्स रूल को फॉलो करता है, नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये जो कलेक्शन है एक सेट होगा। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो स्पेसिफिकली हम मुंशी प्रेमचंद जी की बात कर रहे हैं, उनकी नॉवेल्स का सेट बताना है। तो सबको पता है कि उन्होंने कितनी नॉवेल्स लिखी हैं, कौन कौन सी नॉवल लिखी है, और कोई मुझसे पूछे कि ये एक्स नॉवल इन्होंने लिखी है या नहीं लिखी है, तो मैं बता सकता हूँ। तो ये जो है एक सेट होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बनाना है। तो इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बनाना मैंने शुरू किया, सब लिखना शुरू किया मैंने 2 4 6 8 10 ऐसे चलते जाएगा, डॉट 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 लगा दिए मैंने। ये डॉट 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 किसे रिप्रेजेंट करता है, ऐसे सो ऑन फॉर एवर, ऐसे चलते जाओ आप लोग 2-2 के इंटरवल पे ऐसे चलते जाओ, ठीक है। इसको मैं डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे ही हम लोग सेट्स में करते हैं। तो मैंने ये कहीं पे भी नहीं बोला सेट्स में कि सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं बोला। सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स जो है सेट होगा। कोई हमसे पूछे कि 33 इस सेट में लाई करेगा या नहीं करेगा, तो हमें पता है वो इवन इंटीजर नहीं है, तो इस सेट में नहीं लाई करेगा। 100 इस सेट में लाई करेगा या नहीं करेगा, तो वो एक इवन इंटीजर है, इसलिए इस सेट में लाई करेगा। हर एक एलिमेंट बिल्कुल वेल डिफाइंड है, इसलिए ये कलेक्शन जो है सेट होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर से देखो यहाँ पे ये जो वर्ड मोस्ट आया है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। ऐसा हो सकता है कोई तो स्नेक को भी मोस्ट डेंजरस एनिमल समझ सकता है और किसी दूसरे को स्नेक से बिल्कुल डर ही ना लगता हो। कोई लायन को मोस्ट डेंजरस समझ सकता है और कोई ऐसा हो लायन को पेट की तरह अपने घर में रखता हो। तो इसीलिए जो मोस्ट डेंजरस वर्ड है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हम लोग हर किसी के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है डिफरेंट हो सकता है, तो ये जो कलेक्शन है सेट नहीं होगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड होना चाहिए बस, जिस भी कलेक्शन में एलिमेंट्स वेल डिफाइंड है वो सेट होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने 2 चीज़ें देख ली हैं कि सेट का जो नाम है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा और सेट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उसे हम लोग कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स तो 2 तरीके से होता है। फर्स्ट है हमारे पास रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट्स का नाम देंगे कैपिटल लेटर से, वो चीज़ तो कॉमन है ही, और हर एलिमेंट्स को लिखेंगे हम सेपरेटेड बाय कॉमास। एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाए जाएंगे विद इन ब्रेसेस, विद इन करली ब्रेसेस, ऐसे करली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। तो सपोज मैं सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर से लिखना चाहता हूँ, तो ऐसे सपोज ऐसे कैपिटल लेटर से आप उसका नाम दे दो, ऐसे करली ब्रैकेट्स लगाओ और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखो सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ऐसे 2 4 6 8 ऐसे मैंने कॉमा से सेपरेट करके लिख दिए। तो मैं सारे इवन नंबर्स नहीं लिख सकता था, इसलिए मैंने ऐसे डॉट 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 लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। कैपिटल लेटर्स इंपॉर्टेंट है, सेपरेटेड बाय कॉमास और करली ब्रैकेट्स। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म में कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। तो while writing the set in roster form, an element is not generally repeated. An element is not generally repeated. Elements को 2 बार नहीं लिखना है। लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, बट इन जनरल हम लोग कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल। तो स्कूल वर्ड में जो लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है। तो इस सेट को अगर डायरेक्टली सपोज मैं स्कूल के एलिमेंट्स का सेट बनाना चाहूँ, तो मैंने सपोज एक कैपिटल लेटर लिखा,
जिससे मैं सेट का नाम लिख मान रहा हूँ ए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और मैंने सारे एलिमेंट्स इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, ओ को जो है मैंने रिपीट कर दिया है। तो रिपीट इन जनरल हम लोग नहीं करते हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरीके से स्कूल के एलिमेंट्स को लिखेंगे। SCHO को एक ही बार हमने लिखा, जनरली हमें रिपीट नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इममटीरियल। तो आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, कोई फिक्स रूल नहीं है। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है आप 2 को सबसे पहले ही लिखें, आप 4 लिख दें पहले, 4, 6, 8, 10 फिर 2 लिख दें, कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल, फिर से यही एग्जांपल है, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, तो ये हमने पहले लिखा था SCHOL, अब इसको देखो डिफरेंट तरीके से लिख दिया HOLCS। हमने यहाँ पे भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो 2 चीज़ें हैं, एलिमेंट्स को कभी भी रिपीट नहीं करना है और किसी भी ऑर्डर में आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स हैं। द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये सेट हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो कोई भी एक नाम दे दो, सपोज वॉवेल्स है तो मैंने नाम ऐसे कैपिटल V दे दिया, कैपिटल V इक्वल टू ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाए, इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं। तो कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, A, E, I, O, U, और इन सब के बीच में हम लोगों ने कॉमा लगाए हैं। ठीक है, तो ये सेट हो गया, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स है, कोई भी नाम दे दिया, सपोज मैंने n ही नाम दे दिया, n इज इक्वल टू ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में ऑड नेचुरल नंबर्स लिखूंगा मैं। तो ऐसे 1 आएगा, 1 के बाद 3, 5, 7, इस तरीके से चलते जाएगा। डॉट 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 लगाने का क्या मतलब हुआ, ऐसे गो ऑन फॉर एवर, ऐसे चलते जाएगा 2-2 के इंटरवल पे। ठीक है, क्लियर है, ये थी हमारी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, हर एलिमेंट किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। A common property which is not possessed by any element outside the set। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग ये चीज़ देखते हैं। तो एक सेट दिया हुआ है, ये सेट की रोस्टर फॉर्म दी हुई है AEIOU। ऑल द एलिमेंट्स पोजेसेस अ कॉमन प्रॉपर्टी, हर एलिमेंट में यहाँ कोई ना एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ईच ऑफ देम इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। एंड नो अदर लेटर पोजेसेस दिस प्रॉपर्टी, इन पांचों को छोड़ के कोई और एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, केवल ये 5 ही वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी जिसे केवल उस सेट के एलिमेंट्स ही फॉलो करते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट उसे फॉलो नहीं करेगा, सेट के बाहर का कोई एलिमेंट उसे फॉलो नहीं करेगा। तो अब इसे हम लोग लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी जो कॉमन चीज़ है इन दोनों में वो क्या है कि कैपिटल लेटर से हमें डिनोट करना है, कैपिटल लेटर। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, ऐसे बीच में जो है प्रॉपर्टी लिखनी है। तो कोई भी एक वेरिएबल हमने अज्यूम किया एक्स सच दैट, तो ये जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है कोलन का जो सिंबल है इसे हम लोग यहाँ पे सच दैट बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये मैंने एक प्रॉपर्टी लिख दी पीछे, एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस नोट में क्लियरली मेंशन्ड है कैसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं, कोई एक वेरिएबल मेंशन करो सच दैट पी ऑफ एक्स एक प्रॉपर्टी हमें लिखनी होती है। अच्छा, कई बुक्स में सच दैट के लिए इस तरीके से वर्टिकल सेगमेंट भी बना दिया जाता है, तो किसी भी तरीके से आप लोग बना सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सच दैट। तो हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ लिखना होता है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 and 10। तो ये हमें एक सेट दिया हुआ है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सपोज पहले तो मैंने सेट का नाम दे दिया कैपिटल एक्स, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। सपोज मैंने x दे दिया क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ ऑल x लिखा हुआ है, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर,
तो x इज़ अ नेचुरल नंबर, ऐसे मैंने लिख दिया, x इज़ अ नेचुरल नंबर, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। एंड देखो, या तो आप लोग एंड डायरेक्टली ऐसे लिख दो या फिर सेमीकोलन हम लगा सकते हैं। एंड x लाइज बिटवीन 3 and 10 एंड x लाइज बिटवीन 3 and 10, ऐसे मैथमेटिकली लिख दिया मैंने। इसी को देखो मैं ऐसे लिख सकता था, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। देखो ये जो सिंबल मैंने यूज़ किया हुआ है, जो एप्सिलॉन का सिंबल है, ये बिलोंग्स टू बोला जाता है इसे सेट्स में, बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे कैपिटल N कहीं भी लिखा है तो हमें समझ आना चाहिए हम लोग नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज लेस देन 3, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। इस तरीके से ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अच्छा, इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा? ऐसे कैपिटल X लिखा इज इक्वल टू, तो अब सारे एलिमेंट्स को हमें सेपरेटेड बाय कॉमर्स लिखने हैं, तो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं हमें 3 and 10 के बीच, तो क्या हो जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो ये हो गई रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट अब हमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। फर्स्ट है एक्सप्रेस सेट ए इन रोस्टर फॉर्म। इस सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन का क्या मतलब हो गया? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एंड एक्स जो है कुछ 2n के इक्वल है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल, n भी जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से नेचुरल नंबर चलते जाते हैं। तो n की जो वैल्यूज़ है, मुझे नेचुरल नंबर लेनी है, तो हमारा x क्या होगा? पहला x क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 2 इंटू 2 आ जाएगा, ऐसे ही 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये 2, 4, 6 इस तरीके से हमारा x आ जाएगा। तो हमें एलिमेंट्स पता लग गए, अब हमें इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट का नाम जो दिया हुआ क्वेश्चन में हम वही यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल A इज इक्वल टू, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या आ गया? 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे अगला क्या आएगा? 8, फिर 10, ऐसे डॉट 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 लगा दो। डॉट 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 का क्या मतलब? विल गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। बस हमें एलिमेंट्स लिखने होते हैं सारे, सेपरेटेड बाय कॉमर्स, रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। नेक्स्ट सेट बी, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज लेस देन 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? होल नंबर्स। डब्ल्यू मतलब होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे होल नंबर्स। तो हमें x जो है लेस देन 4 लेना है, तो होल नंबर लेस देन 4 लेना है, तो केवल ये 4 ही यूज़ होंगे, 0, 1, 2 एंड 3, केवल यही यूज़ होंगे। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है? एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो वो क्या बनेगा? 0 बनेगा। जब x की वैल्यू 1 रखी तो 1, 2 रखी तो 4 और 3 रखा तो 9। तो ये 4 एलिमेंट्स इस सेट में आने वाले हैं। तो वही सेट का नाम हमने वही जो दिया हुआ क्वेश्चन है वही यूज़ किया, कैपिटल बी, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स बनाए और इनके बीच में एलिमेंट्स लिखने हैं सेपरेटेड बाय कॉमास। तो वो क्या हो जाएंगे? 0, 1, 4 एंड 9। ठीक है, ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इन दो क्वेश्चंस में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है रोस्टर फॉर्म और इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये पहला एक सेट दिया हुआ है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? हर एलिमेंट किसी एक कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो वो कॉमन प्रॉपर्टी हमें ढूंढनी है। तो ये 2, 5, 10, 17 एंड 26, इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? देखो, ये जो 2 है वो हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। ऐसे ही 5 क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। 10 है 3 का स्क्वायर प्लस 1, 17 है 4 स्क्वायर प्लस 1 और 26 क्या है? 5 स्क्वायर प्लस 1। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल, तो ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर प्लस 1। लेकिन नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं? 5 तक।
तो देखो हम लोग इसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सेट का नाम कैपिटल लेटर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही यूज़ किया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कोई भी वेरिएबल चूज़ कर लो x, ठीक है, हमें कोई भी वेरिएबल। अब सपोज मैंने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अज्यूम कर लिया, क्योंकि हम यहाँ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे क्या लिखना है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस 1। अगर मेरा नेचुरल नंबर 2 है तो मुझे 2 का स्क्वायर प्लस 1 आंसर में देना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा आंसर होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, x नेचुरल है और x क्या होना चाहिए, x 5 के इक्वल हो, या फिर ऐसा कह दूं कि x जो है 6 से छोटा हो, x इज लेस देन 6। इस तरीके से मुझे लिखना होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, a सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे भी बोल सकता था मैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो गया, 5 होगा सबसे पहले, और ऐसे ही x लेस देन इक्वल टू 5 का क्या मतलब हो गया, मुझे 5 तक कंसिडर करना है, ठीक, किसी भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ सेट बी दिया हुआ है, कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, इनमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। तो ऐसे 1/2, 2/3, 3/4 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखो सिर्फ न्यूमरेटर अगर मैं कंसिडर करूँ, सिर्फ न्यूमरेटर कंसिडर करूँ तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3, फिर उसके बाद क्या है 4, फिर 5, फिर 6, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स है, क्लियर है। न्यूमरेटर में नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर 2 से शुरू हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 है, तो ये भी नेचुरल नंबर्स। किस तरीके के नेचुरल नंबर्स हैं ये आप न्यूमरेटर से कंपेयर करें तो न्यूमरेटर में अगर 1 है तो डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर 4 है तो डिनोमिनेटर 5 है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, इतना मुझे पता लग गया है। अगर न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर n+1 है, एक ज़्यादा है, तो बस यही हमारी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। लिख देते हैं इसको, तो b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट सच दैट n/n+1, ये तो मेरा एलिमेंट आंसर में आ जाएगा, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है n, और n कहाँ तक होना चाहिए, n शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, 6 से बड़ा ना हो, क्योंकि न्यूमरेटर देखो आप कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। न्यूमरेटर में n है तो n अगर 6 तक जाएगा तो डिनोमिनेटर n+1 है वो 7 तक चले जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर मैं इक्वल ना लगाना चाहूँ तो वो कैसे होगा, n/n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल, n इज लेस देन 7, मैं ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। होपफुली क्लियर होगा कैसे हम लोग रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे। टाइप्स ऑफ सेट्स, तो सेट्स के हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट है हमारे पास एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। एम्प्टी, नल और वॉइड सेट, तो नाम से क्लियर होगा, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट ही ना हो सेट में। तो जब भी सेट में कोई एलिमेंट ना हो, इफ़ इट हैज़ नो एलिमेंट इन इट देन इट इज़ एन एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे 5 से, और या फिर ऐसे एम्प्टी करली ब्रेसेस लगा दो, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 से या फिर एम्प्टी करली ब्रेसेस से। तो अगर मैं ऐसे कोई सेट लिखूं कैपिटल A इज इक्वल टू 5, तो आप समझ जाओ ये एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, A इज इक्वल टू, ऐसे करली ब्रैकेट लगा दिए, बीच में कुछ लिखा ही नहीं, कुछ नहीं लिखा मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है अंदर, ठीक है। कोई एलिमेंट नहीं है तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या हुई, कार्डिनैलिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, 0। तो कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट A इज इक्वल टू 0, n ऑफ A इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं नल सेट के। तो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब होता है रियल नंबर्स, कैपिटल R का मतलब रियल नंबर्स, एंड x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है चीज़।
क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है? एक स्क्वायर्ड क्वांटिटी है। स्क्वायर्ड क्वांटिटी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अगर रियल नंबर्स की बात करूँ तो स्क्वायर्ड क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, तो वो -2 के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये सेट एम्प्टी सेट होगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो कैसे लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट एक्स इज लेस देन हाफ। 1 से बड़ा हो और हाफ से छोटा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी ऐसा एक्स नहीं होता जो 1 से बड़ा है और हाफ से छोटा है, तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। थर्ड, एक्स बिलोंग्स टू रियल एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 0। तो मैंने अभी बताया अगर रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1 दे दिया यहाँ पे एक एग्जाम्पल। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हुज स्क्वायर इज -1, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो ये सब एम्प्टी सेट्स हैं। मैं ऐसे पूछ लेता हूँ आपको कि प्राइम नंबर्स लेस देन 2, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, प्राइम नंबर्स लेस देन 2, तो ऐसा कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है जो 2 से कम हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो सेट है एक एम्प्टी सेट होगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये भी एम्प्टी सेट हो गया। इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर इस, ठीक है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता 2 को छोड़ के, तो इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी सेट यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। फाई या एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। ये भी अपने आप में नाम से ही क्लियर है, सिंगलटन सेट मतलब इसमें केवल सिंगल एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कार्डिनैलिटी जो है 1 हो जाएगी। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एंड एक्स, पहला हमें दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 and 3। तो 1 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होता है? 2। तो केवल एक ही एलिमेंट आएगा इस सेट में, तो ये एक सिंगलटन सेट हो गया। फिर क्या, सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, तो क्या किया, ब्रैकेट लगे हुए हैं, उसके अंदर एक ब्रैकेट और। देखो ये जो बाहर वाले ब्रैकेट्स हैं ये तो वो करली ब्रैकेट्स हो गए जो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक एलिमेंट लिखा हुआ है, उस एलिमेंट हो गया करली ब्रैकेट्स। तो मैंने पिछले में डिस्कस किया एम्प्टी सेट में, तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बी एक ऐसा सेट हो गया जिसका क्या एलिमेंट है? एक एम्प्टी सेट। तो बड़े जो बाहर वाले करली ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर एक एलिमेंट है जो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो एक सिंगल एलिमेंट हो गया, इसलिए सिंगलटन सेट हो गया। क्लियर है? इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे करली ब्रैकेट्स लगाए बड़े बाहर और अंदर फाई लिख दिया, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस सेट में एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा है? फाई, तो ये एक सिंगलटन सेट हो गया। और कोई एग्जांपल अगर मैं सोचूं, मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडिया का एक ही प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है, इसे सिंगलटन सेट है। ऐसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से जो भी सेट, जो जिस भी सेट में एक एलिमेंट होगा उसे हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। नेक्स्ट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बड़े ही सेट्स के जितने भी टाइप्स हैं, अब नाम डेफिनेशन जो है उनकी नाम से ही क्लियर है। फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। तो अ सेट X is called a finite set if it can be listed by counting or labeling with the help of natural numbers and process terminates at a certain natural number n। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड से डेफिनेशन लिख दिया, हमें बस इतना ध्यान रखना है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों? फाइनाइट हों। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, बस इतना हम लोग ध्यान रख लें
तो ये फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, यानी कार्डिनल नंबर जो है फाइनाइट होगा। ठीक है, कार्डिनल नंबर जो है फाइनाइट होगा। एग्जाम्पल्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फाइनाइट है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका जो कार्डिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, 26 होगा। हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, तो ये एक फाइनाइट सेट है, क्यों? क्योंकि सपोज मान लिया मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो पता है कि इंडियन आर्मी में कितने सोल्जर्स हैं। ऑब्वियसली वो फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्जर्स ही हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल है तो फाइनाइट है, इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। जो भी चीज़ काउंटेबल होगी वो फाइनाइट होगी। इनफाइनाइट सेट, a set whose elements cannot be listed counted by the natural numbers। ठीक है, जो अनकाउंटेबल है, या फिर मैं लिखूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम लोग ऐसे अनकाउंटेबल भी बोल सकते हैं। अगर मैं एलिमेंट्स को गिन ही नहीं पा रहा तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अरे मुझे नहीं पता नेचुरल नंबर्स कहाँ एंड होते हैं, मैं सपोज 10,000 तक भी लिख दूं तो ऑब्वियसली उसके आगे भी नेचुरल नंबर्स हैं। मैं 1 करोड़ तक लिख दूं, उसके आगे भी नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, मुझे नहीं पता कितना नेचुरल नंबर्स हैं। ऐसी सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, एक प्लेन पे कितने पॉइंट्स हैं हम लोग नहीं बता सकते। एक नेक्स्ट एग्जांपल है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल एंड x लाइज बिटवीन 0 एंड 0.0001। हमें पता है कोई भी आप दो नंबर सोच लो, कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लिए 0.1 और 0.11, इन दोनों के बीच में हमें पता है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, तो 0 और 0.0001 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, थर्ड भी इसी तरीके से दिया है, यहाँ पे q लिखा है, q मतलब ही क्या होता है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, q मतलब रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट तो फाइनाइट सेट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमें यहाँ नोट दिया हुआ है, ऑल फाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल द सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखो, अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखूँ कैपिटल N तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3, इस तरीके से चलते जाएगा। सेट ऑफ होल नंबर्स लिखूँ तो मुझे पता है 0 1 2 3, इस तरीके से चलते जाएगा। सेट ऑफ इवन नंबर सपोज मैं लिखना चाहूँ तो वो भी मुझे पता है 2 4 6 8, ऐसा चलते जाएगा। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स के सेट को मैं कैसे लिखूँ, मुझे पता ही नहीं है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है। इंटीजर्स में तो बड़ा आसानी से समझ में आता है, हमारे पास दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, और मैंने अभी दो जो एग्जांपल लिया है 0.1 और 0.11, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो 0.1 और 0.11 के बीच में ही इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, तो हम ऐसे रोस्टर फॉर्म में इसे कभी लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम हर इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स में क्या पैटर्न है वो हमें पता ही नहीं है, वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट। इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट तो बड़ा ही आसान है ये। जो डिफरेंस हमारे पास सिमिलर और सेम में होता है, ये जो दो वर्ड्स हैं सिमिलर एंड सेम। सिमिलर मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक जैसी चीज़ों को हम सिमिलर बोलते हैं, और सेम मतलब एक ही चीज़ को जो दोनों सेम हैं, एक जैसी नहीं कहूँगा मैं, बिल्कुल एक ही हैं वो, तो हम उन्हें सेम बोल सकते हैं। तो ऐसे ही दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक इक्विवेलेंट और इक्वल। इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब हो गया, टू फाइनाइट सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम।
अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, अगर हमारे पास किन्हीं दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सेट मैंने ए लिया सपोज 1 2 एंड 3, एक सेट मैंने बी लिया सपोज ए बी एंड सी। दोनों में तीन तीन एलिमेंट्स हैं तो दोनों की जो कार्डिनैलिटी है वो क्या हो जाएगी, 3। दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है तो ये सेट ए और बी क्या हो गए, इक्विवेलेंट। कार्डिनल नंबर सेम तो सेट्स डायरेक्टली इक्विवेलेंट। अब इक्वल में एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो ऑब्वियसली दोनों के एलिमेंट्स अगर सेम है तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। तो एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स 1 2 और 3 हैं, एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स भी 1 2 एंड 3 हैं, तो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल हो ही हों, उनके एलिमेंट्स सेम भी होने चाहिए। तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। यहाँ एग्जाम्पल जो हमने लिया है उससे क्लियर है, इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट्स तो होंगे ही क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेम, कार्डिनल नंबर सेम। इक्वल मतलब हर एक एलिमेंट सेम हो, दोनों के दोनों सेट्स में हर एक एलिमेंट सेम हो। तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं ए इज इक्वल टू बी करके। और अगर कोई दो सेट्स अगर इक्वल ना हो तो क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेट। ठीक है, जो भी हम लोगों ने सेट्स पढ़े हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन कौन से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट सेट दिया हुआ है हमें a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x लाइज बिटवीन 5 एंड 6। x नेचुरल है और x 5 और 6 के बीच में भी है। तो 5 और 6 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, कोई नेचुरल नंबर 5 और 6 के बीच में नहीं होता, तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 या फिर ऐसे करली ब्रेसेस से। तो जो फर्स्ट है वो क्या हो गया हमारे पास, एम्प्टी सेट। सेकंड, a इज इक्वल टू, तो ये कौन सी फॉर्म में हमें दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में। ए बी सी तीन एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में, तीन ही एलिमेंट्स हैं तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया हमारे पास। थर्ड देखो, a इज इक्वल टू, ऐसे एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 4, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स हम लोग गिन नहीं सकते कितने नेचुरल नंबर्स है, इसने डॉट 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 लगा के दिया है, मतलब विल गो ऑन फॉर एवर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ, इसमें 4 एलिमेंट्स दिए हैं हमारे पास 1 2 6 एंड 7। एक सेट बी है 6 1 2 7 एंड 7। देखो सेट्स जब हमने शुरू किया तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सेट्स में कभी भी हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। तो ये जो बी सेट है ये इस तरीके से लिखा है 6 1 2 7, जो कार्डिनल नंबर है वो 4 है, 5 नहीं है। तो आप देखो जो पहला सेट ए है वो 1 2 6 7 दिया हुआ है मुझे, 1 2 6 7। और हमें पता है कि सेट्स में जो ऑर्डर है वो इममटेरियल है एलिमेंट्स का, किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स आप लिख सकते हैं। तो ये 1 2 6 7 को मैं 6 1 2 7 लिख सकता हूँ। तो ये ए और बी हैं उनके सारे एलिमेंट्स सेम ही हैं, सारे एलिमेंट्स सेम हैं, ये क्या होगा, इक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। ये 7 7 2 बार लिखा था, हमें ध्यान रखना है एक ही बार लिखना है। नेक्स्ट फिफ्थ, तो फिफ्थ
एम्प्टी सेट है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या है? सेट के अंदर एक एलिमेंट है, क्या है वो? ज़ीरो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 1 है, एलिमेंट ज़ीरो है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंगलटन सेट। एक एलिमेंट है इसके अंदर, सिंगलटन सेट। ठीक है, ध्यान रखना है हमें, इसे हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सबसेट एंड सुपरसेट पे। सबसेट एंड सुपरसेट, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग सबसेट सुपरसेट समझते हैं। तो मैं इस तरीके से कंसिडर कर रहा हूँ रिवर्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, रिवर्स ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट ऐसे ही मैंने कंसीडर किया रिवर्स ऑफ एशिया। ठीक है, मुझे पता है कि रिवर्स ऑफ एशिया जो है रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ही आएंगी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ही है एशिया। ऐसे ही रिवर्स ऑफ एशिया के अंदर क्या आएगा? रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर रिवर्स ऑफ एशिया, रिवर्स ऑफ एशिया के अंदर रिवर्स ऑफ इंडिया, इसी तरीके से आएगा, हमें पता है। तो रिवर्स ऑफ इंडिया जो है उससे एक बड़ा सेट है रिवर्स ऑफ एशिया, और रिवर्स ऑफ एशिया से बड़ा सेट क्या है? रिवर्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, और रिवर्स ऑफ वर्ल्ड का छोटा सेट क्या है? रिवर्स ऑफ एशिया, और रिवर्स ऑफ एशिया का छोटा सेट क्या है? रिवर्स ऑफ इंडिया। देखो छोटा मतलब क्या होता है? सब। अगर रिवर्स ऑफ वर्ल्ड एक बड़ा सेट है तो उसका एक छोटा सेट, उसका सबसेट क्या है? रिवर्स ऑफ एशिया। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना है। सब सेट एक छोटा सेट, रिवर्स ऑफ वर्ल्ड का छोटा सेट है रिवर्स ऑफ एशिया। ऐसे रिवर्स ऑफ एशिया का छोटा सेट है रिवर्स ऑफ इंडिया। या फिर मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूँ, रिवर्स ऑफ वर्ल्ड का छोटा सेट है रिवर्स ऑफ इंडिया। छोटा मतलब सब। ठीक है, ऐसे ही छोटा मतलब सब होता है, बड़ा मतलब सुपर। तो रिवर्स ऑफ इंडिया का जो बड़ा सेट है वो रिवर्स ऑफ एशिया है, तो ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या बन जाएगा हमारे पास? सुपर सेट। ऐसे रिवर्स ऑफ एशिया का सुपर सेट क्या हो गया? रिवर्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, छोटा सेट यानी सबसेट, बड़ा सेट यानी सुपर सेट। ठीक है, ये तो इस एक एग्जाम्पल से हमने देखा। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। A set A is said to be a subset of set B. Set A set B का subset होगा if all elements of A are present in B. जैसे हमने यहाँ देखा, रिवर्स ऑफ इंडिया का हर एलिमेंट रिवर्स ऑफ एशिया में प्रेजेंट होगा, इसीलिए रिवर्स ऑफ इंडिया रिवर्स ऑफ एशिया का सबसेट है। उसी तरीके से A is a subset of B, A इज़ अ सबसेट ऑफ B अगर A का हर एलिमेंट जो है B में प्रेजेंट हो, यानी B जो है बड़ा सेट हो A से, तब हम बोलेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ B। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ऐसे C टाइप का एक सिंबल बनाते हैं सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ऐसे ही सुपर सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये उल्टा सी बना देते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ए इज सबसेट ऑफ बी, और सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, हम लोग सुपर सेट वर्ड बहुत रेयरली कभी यूज़ करेंगे, हमारे लिए सबसेट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिखूँगा मैं कि x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज, ये जो सिंबल लगा हुआ है ये इम्प्लाइज का सिंबल है। x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, देन a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, a जो है छोटा सेट है, b जो है बड़ा सेट है, a का हर एलिमेंट b में होगा। तो अगर कोई एलिमेंट x अगर a में है तो वो डेफिनेटली b में होगा ही होगा। इफ़ x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b, तभी मैं बोलूँगा a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, होपफुली इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा सबसेट ऑफ सुपरसेट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट नोट दिया है यहाँ पे, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
ठीक है, तो मैंने रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर किया था। रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सपोज 100 एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, वो सारे के सारे 100 एलिमेंट्स रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड को अगर मैं 2 बार कंसिडर कर लूँ सपोज, तो दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में आ गए, दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में आ गए, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड का सबसेट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हर सेट खुद का सबसेट होता है। रिवर्स ऑफ इंडिया का सबसेट है, रिवर्स ऑफ एशिया का सबसेट है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, जब भी हम लोग ऐसे सेम सेट की बात कर रहे होंगे उस समय हम लोग ऐसे सबसेट के सिंबल में नीचे इक्वल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये मैंने इक्वल इंट्रोड्यूस कर दिया, नीचे सी के नीचे ये सिंबल के नीचे इक्वल लगा दिया, तो ए इज इक्वल टू बी वाली कंडीशन भी मैंने इसमें ले ली। ठीक है, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट नोट है, द एम्प्टी सेट फाई हैज़ नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। बिल्कुल इस डेफिनेशन को देखो, जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी है, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। ए में सपोज कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो कोई जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो बी में भी प्रेजेंट नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो एम्प्टी सेट जो है हर किसी का सबसेट होता है। ध्यान रखना है, जो एलिमेंट खाली है तो वो तो कहीं भी प्रेजेंट है ना, खाली है तो, इसीलिए एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर किसी का सबसेट होगा। तो ये 2 नोट ध्यान रखने हैं हमें, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, अगर मैं सपोज कोई एक एग्जांपल कंसीडर कर लूँ कि कैसे हम लोग सेट सबसेट किसी भी सेट का निकालते हैं, तो मुझे मान लो कि एक सेट दिया हुआ है ऐसे 1,2। ठीक है, इस तरीके से एक सेट हमें दिया हुआ है 1,2, तो इस 1,2 के सबसेट्स हमें बनाने हैं। ठीक है, इस 1,2 के हमें सबसेट्स बनाने हैं। वो किस तरीके से बना सकते हैं, पहला तो देखो ये जो नोट लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या है, जो नोट है वो हमारे पास क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इस 1,2 का एक सबसेट तो क्या हो जाएगा 1,2, और दूसरा लिखा हुआ है एम्प्टी सेट, तो एक ऐसा एम्प्टी सेट बना लिया। ये 2 सबसेट तो होंगे ही होंगे। बाकी देखो इसमें 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, तो एक एक एलिमेंट्स का सबसेट बना लो आप। तो ये एक एलिमेंट का सबसेट बना लिया मैंने, तो ये जो 4 हैं इसके क्या हो गए, सबसेट्स हो गए। ठीक है, एक तो सेट इटसेल्फ, एक एम्प्टी सेट, और बाकी एक एक करके बना लिया हमने। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर सबसेट पे। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो जो कंडीशन हमने देखी थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अगर हम द सेट इटसेल्फ को छोड़ दें, अगर सेट इटसेल्फ को छोड़ दें तो हमारे जो रिमेनिंग सबसेट्स हैं उन्हें हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। सेट इटसेल्फ को अगर हम छोड़ दिए तो बाकी जो सबसेट्स हैं उन्हें हम लोग प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। तो जब सेट इटसेल्फ जो है वो क्या होगा, एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है नोट में, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 raised to the power n। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वो कैसे निकालते हैं, एक मैंने सपोज सेट लिया 1 2 3, इसके मैं सबसेट्स निकालने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैंने एक एक करके एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है, ये होंगे। फिर मैंने क्या किया, ऐसे 2 2 करके एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, 2 2 करके ऐसे आ जाएंगे। फिर मैंने 3 करके लिख दिया तो सेट इटसेल्फ बन गया, और एक ऐसे ही एम्प्टी सेट होगा। तो इस ए के टोटल मुझे कितने सबसेट मिल गए, आप देखो 8 मिल गए। ऐसे ही जो पिछला एग्जांपल था वो 1,2 था, उसमें हमने पहले क्या किया, एक एक करके सबसेट्स बनाए, फिर ऐसे ही 2 करके बना दिया तो सेट इटसेल्फ मिल गया, और एक क्या था 5। तो हमें क्या मिल गया, कितने सबसेट्स मिले थे टोटल, 4।
अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, 3 एलिमेंट्स थे तो मुझे सबसेट्स मिले कितने, 8 क्या होता है 2⁻3। 2 एलिमेंट्स थे तो कितने सबसेट्स मिले, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। तो अगर मेरे पास किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स होंगे तो सबसेट्स कितने होंगे, 2⁻n। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर सेट में n एलिमेंट्स है, अगर उसकी कार्डिनलिटी n है तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2⁻n। इसकी जो बेटर एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग परम्यूटेशन चैप्टर में देखेंगे। अभी आप लोग सीधा ऐसे याद रखिए कि अगर सेट में n एलिमेंट्स तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2⁻n। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स तो मैंने बताया द सेट इटसेल्फ को छोड़ के जो बाकी सबसेट्स हैं उन्हें हम प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। तो टोटल प्रॉपर सबसेट्स कितने हो गए, 2⁻n-1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्टी सेट फाई इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, एम्प्टी सेट जो है हर का सबसेट होता है और वो प्रॉपर सबसेट ही होता है। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको सबसेट्स और सुपर सेट्स क्या चीज़ें होती हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी, सेट्स की डेफिनेशन से लेके सबसेट्स सुपर सेट तक। अगर सब कुछ आपको समझ में आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। और रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट, कोई भी छोटा से छोटा भी अगर आपका डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।